हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम टिहरी डैम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप उत्तराखंड की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी नॉलेज के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिकों पर ज्यादा चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपका टिहरी डैम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं। तो चलिए अब बिना देरी किए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम टिहरी डैम की भौगोलिक स्थिति से करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आज से लगभग 47 साल पीछे, जब टिहरी डैम नहीं बना था और वहाँ पे पुरानी टिहरी हुआ करती थी, और इसी पुरानी टिहरी में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था। भागीरथी दोस्तों उत्तर काशी में स्थित गंगोत्री नामक हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड के सभी ग्लेशियरों पर एक अलग वीडियो हमने इस चैनल पे बना रखी है, उसमें आपको उत्तराखंड के सभी ग्लेशियरों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हम अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है, लेकिन इसी गंगोत्री हिमनद के दक्षिण पूर्वी ढाल पर एक ग्लेशियर स्थित है, और उस ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर, जो आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। इसी खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है, और इन नदियों का संगम होता है पुरानी टिहरी के गणेश प्रयाग नामक स्थान पर। और दोस्तों यही गणेश प्रयाग टिहरी रियासत में टिहरी के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और आपको बता दें कि टिहरी रियासत का सबसे पहला राजा था सुदर्शन शाह, जिसने गणेश प्रयाग में अपनी राजधानी बनाई थी। खैर उस टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। हम आते हैं सीधे टिहरी डैम पर। वैसे आपको बता दें कि टिहरी में डैम बनाने को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई थी वो साल 1950 के दशक से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस समय काफी सारी असुविधाओं के कारण और राजनीतिक असमंजस के कारण इस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। परंतु साल 1972 में इसी गणेश प्रयाग नामक स्थान पर एक बड़े डैम के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो 1972 में योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद इसका काम सौंपा जाता है उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग को, और ठीक 6 साल के बाद साल 1978 में सिंचाई विभाग इस काम को शुरू करता है। अब जैसे ही यहाँ पे काम शुरू होता है तो इस बांध को बनाने को लेकर यहाँ पे काफी सारा विद्रोह शुरू हो जाता है। इस टिहरी डैम के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने, जो कि टिहरी रियासत की राजमाता थी। यहाँ पे दोस्तों आपको कमलेंदुमती शाह के बारे में एक फैक्ट और बता दें कि कमलेंदुमती शाह उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी, और इन्होंने वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में साल 1952 में बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके साथ ही उत्तराखंड की पहली पद्म भूषण प्राप्त करता भी कमलेंदुमती शाह थी। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद साल 1978 में ही टिहरी में विद्यासागर नौटियाल जी की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति बनाई गई, और इस बांध विरोधी समिति में सुंदरलाल बहुगुणा जी और वीरेंद्र सकलानी जी भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि इस बांध विरोधी समिति ने मिलकर टिहरी डैम के विरोध में काफी संघर्ष किया। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से लेकर लखनऊ में राज्य सरकार तक बहुत सारा संघर्ष इन लोगों ने करा। साल 1979 में वीरेंद्र सकलानी जी ने इस समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके बाद साल 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में यहाँ पे काफी सारे लोगों ने मिलकर धरना दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे 76 दिन तक बांध बनाने के कार्य को रोक दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि साल 1991 से पहले 1988 में केंद्र सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग इस कार्य को काफी धीमी गति से करा रहा था। और जब सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया तो 12 जुलाई 1988 को
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इन्होंने गठन करा और इसके बाद फरवरी 1989 को टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि पहले ये प्रोजेक्ट मात्र 600 मेगावाट का था, लेकिन बाद में 1986 में यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और जब उन्होंने यहाँ पे मदद का भरोसा दिया तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 2400 मेगावाट का कर दिया। अब इस 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है जिसका नाम टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। वहीं इसके दूसरे चरण के 2 फेज हैं। एक फेज में 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिसका नाम टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है। वहीं इसके दूसरे फेज में 400 मेगावाट का उत्पादन होता है। अब आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना है ये टिहरी डैम से लगभग 22 किलोमीटर नीचे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी परियोजनाएं टिहरी डैम के अंतर्गत ही आती हैं। एक चीज आपको और बता दें कि जो ये 2 परियोजनाएं आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन दोनों का काम तो पूरा हो चुका है और इनमें से जो 1000 मेगावाट वाली टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है इसका काम 2006 में पूरा हो गया था और 30 जुलाई 2006 को इसको देश को समर्पित भी कर दिया गया था। आपको ये डेट सहित याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि ये 400 मेगावाट वाली कोटेश्वर बांध परियोजना का काम भी पूरा हो चुका है, तो कुल मिला के 1400 मेगावाट की परियोजना पर पूरा काम हो चुका है। अब बचा है 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, इस पर अभी काम चल रहा है और आपको बता दें कि 2024 के खत्म होते होते तक शायद ये काम पूरा हो जाए। तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस डैम की लंबाई चौड़ाई की। सबसे पहले बात करें इस जलाशय की। जो ये रिजर्वर आपको दिख रहा है इसको दोस्तों स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है और स्वामी रामतीर्थ सागर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जलाशय के नीचे जो पुरानी टिहरी हुआ करती थी वहाँ पे स्वामी रामतीर्थ जी का आश्रम था। अब बात करें इस डैम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस डैम की ऊंचाई है 260.5 मीटर। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जरिए आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। इस डैम के एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई है 592 मीटर और टॉप में इसकी चौड़ाई है 25.5 मीटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि कहीं कहीं पे इसकी लंबाई 592 की जगह 575 भी लिखी गई है और चौड़ाई यहाँ पे 25.5 की जगह 20 मीटर भी कहीं कहीं पे लिखी गई है। तो आप दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। अगर इसकी सतह पर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 1125 मीटर इसकी सतह पर चौड़ाई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डैम से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हुए हैं और इस वीडियो के अंत होने से पहले हम आपको इस डैम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस टिहरी डैम परियोजना से होने वाले फायदों की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इस डैम से उत्तराखंड को कितना फायदा हुआ है। पहला फायदा तो उत्तराखंड को ये हुआ है कि रॉयल्टी के रूप में राज्य को 12% बिजली मुफ्त दी जाती है और दूसरा फायदा ये है कि टिहरी डैम बनने के कारण यहाँ पर्यटन का विकास हुआ है, यातायात में वृद्धि हुई है और इस डैम में होने वाले पर्यटन के कारण काफी लोग रोजगार से भी जुड़े हैं। अब बात करें उत्तराखंड के बाहर किन किन राज्यों को इसका फायदा हुआ है। अगर सिर्फ हम बिजली की बात करें तो इस डैम से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा का लाभ लगभग भारत के 9 राज्य लेते हैं। इसके अलावा वर्तमान में इस डैम से 6.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है और यहाँ से दोस्तों ये पानी सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए पहुंचाया जाता है। और पीने के पानी की अगर हम बात करें तो हर दिन लगभग दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए 300 क्यूसेक और उत्तर प्रदेश के लिए 200 क्यूसेक पानी यहाँ से पहुंचाया जाता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा इस डैम का है वो ये है कि इस डैम से हर साल हमारे देश को 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। अब बात करेंगे कि इस डैम से अब तक क्या क्या नुकसान हुआ है और आगे
आगे भविष्य में क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि विकास अपने साथ साथ कई सारे दुष्परिणाम भी लेकर आता है। टिहरी डैम जब बना था तो टिहरी डैम के कारण लगभग 125 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें से 37 गांव तो पूरी तरह से डूब चुके थे, लेकिन 88 गांव आंशिक रूप से इससे प्रभावित हुए थे। और इस टिहरी झील के आसपास अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिन पर खतरा मंडराता रहता है। दोस्तों, टिहरी डैम बनने के कारण प्रभावित हुए लोगों में से कुछ को नई टिहरी में बसाया गया, कुछ को देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगहों में भी बसाया गया था। टिहरी डैम से दोस्तों भविष्य में जो नुकसान होने का सबसे बड़ा खतरा है वो है भूकंप का। दरअसल जहाँ पे टिहरी डैम बनाया गया है एग्जैक्ट वही जगह भूकंप के लिहाज से जोन 5 में आती है। एक चीज आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है कि जो ये टिहरी डैम है इसके ठीक नीचे 7.5 किलोमीटर की गहराई में स्थित एक बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है जो महार टियर फास्ट के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे भूकंप का खतरा तो है ही, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि टिहरी डैम लगभग 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप सहने की क्षमता रखता है। और नॉर्मली इतना खतरनाक भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में कभी 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप यहाँ पे आता है तो टिहरी डैम को खतरा हो सकता है और इससे पूरा उत्तर भारत प्रभावित होगा। जहाँ जहाँ तक गंगा जाती है वहाँ तक तटीय इलाकों में तबाही देखने को मिल सकती है, लेकिन हम ऐसी कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो वीडियो का अंत करने से पहले हम टिहरी डैम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इन फैक्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि टिहरी डैम एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम है। दुनिया के सबसे बड़े डैम की बात की जाए तो वो चाइना का 3 गॉर्जियस डैम है और टिहरी डैम चौथे नंबर पे आता है। टिहरी डैम के इतने विशाल आकार होने के कारण इसको राष्ट्र का गांव नाम की संज्ञा दी गई है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और आपको एक चीज और बता दें कि इस डैम का जो डिजाइन था उसको प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। तो दोस्तों, टिहरी डैम से रिलेटेड ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप इसको एक बार भी और रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी। बाकी आप हमको कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना। तो अपना ख्याल रखिए और मेहनत करने में कंजूसी ना कीजिए। हम आपको एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।